हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की ओ लेवल की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर जेएस को। एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है और जावा स्क्रिप्ट के साथ एचटीएमएल के साथ उसे कैसे यूज करने वाले हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क। एंगुलर जेएस का पहला संस्करण था जो 1.0 था, उसे 2012 में जारी किया गया था। ठीक है। इसके गूगल के कर्मचारी थे मिस्कू हैवरी ने इसे बनाया था 2009 में, और इसके साथ डेवलप करके इसको काम शुरू किया था, लेकिन ये बहुत अच्छा निकला और गूगल ने इसको खरीद लिया। और गूगल अब तब से लेके अभी तक इसको गूगल सपोर्ट करता है और गूगल इसे स्पॉन्सर कर रहा है। फिलहाल जब इन्होंने गूगल के कर्मचारी थे, इन्होंने 2009 में जब बनाया था तब ये इंडिपेंडेंट बना रहे थे, लेकिन जब इसका काम अच्छा देखा और ये इससे बहुत अच्छा सपोर्टेड था तो गूगल ने इसको परचेज कर लिया और गूगल ही इसका ओनर है। ये अभी भी गूगल के द्वारा यूज किया जाता है, इसका प्रचार प्रसार गूगल द्वारा कर, और ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, यानी फ्री में यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर जेएस इंट्रोडक्शन। एंगुलर जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर एक ही पेज में हम कुछ चेंजेस करते हैं और सारी वेबसाइट अपडेट नहीं होती है। एक पेज पर ही उसका अपडेशन होता है। उस जगह पे हम एंगुलर जेएस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये एक जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, इसे स्क्रिप्ट टैग के साथ एचटीएमएल में जोड़ा जा सकता है, और एंगुलर जेएस निर्देशों के साथ एचटीएमएल विशेषताओं का विस्तार करता है और डेटा को एचटीएमएल की अभिव्यक्तियों के साथ बांधता है। इसे आप एचटीएमएल के साथ यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग के साथ एचटीएमएल में भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट एंगुलर जेएस स्क्रिप्ट के अंदर आप एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एंगुलर जेएस इज अ जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। एंगुलर जेएस जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। जैसे हम लोगों ने सीएसएस का W3 फ्रेमवर्क देखा था, W3 फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे थे सीएसएस में, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में हम एंगुलर जेएस यूज करते हैं। एंगुलर जेएस को जावा स्क्रिप्ट फाइल के रूप में वितरित किया जाता है। इसे स्क्रिप्ट टैग के साथ वेब पेज पर जोड़ा जा सकता है। आप इसे, इसकी सोर्स फाइल है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो या इस लिंक पर क्लिक करके इसकी डाउनलोड फाइल अपने फाइल में लिंक करके जोड़ सकते हो। बस इसमें अंतर यह है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी से जोड़ते हैं और जबकि हम W3 को ए लिंक यानी एंकर टैग के साथ लिंक करवाते थे। यही अंतर है। इसको कैसे यूज करेंगे वो हम आपको आगे देख लेते हैं एंगुलर जेएस एक्सटेंड एचटीएमएल। एंगुलर जेएस एक्सटेंड एचटीएमएल विद एनजी डायरेक्टिव्स। जैसे W3 CSS में क्लासेस होते थे और आईडीज पे हम स्टाइल अप्लाई करते थे, यहाँ पे डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव्स होते हैं, उन्हें एनजी हाइफन के साथ यूज करते हैं। एनजी का मतलब होता है एंगुलर, और हाइफन लगाते हैं और डायरेक्टिव्स यूज करते हैं। जैसे वहाँ पे क्लासेस होते थे, यहाँ पे डायरेक्टिव्स होते हैं। एनजीएफ डायरेक्टिव डिफाइन एंड एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। जहाँ पे हम एनजीएफ यूज करते हैं वहाँ पे एंगुलर जेएस एप्लीकेशन डिफाइन हो जाती है कि अब यहाँ पे एंगुलर जेएस यानी जावास्क्रिप्ट यूज करी जा रही है। फिर यूज करते हैं हम एनजी मॉडल। एनजी मॉडल डायरेक्ट को बाइंड के साथ हम एचटीएमएल में यूज करते हैं इनपुट, सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया के लिए। जहाँ पे इनपुट हो रहा होता है, सिलेक्शन यूज हो रहा है या टेक्स्ट एरिया की बात हो रही होती है, यूज कर रहे होते हैं हम, उस जगह पे हम एनजी मॉडल यूज करते हैं। और एनजी बाइंड को हम यूज करते हैं जब हम डेटा का व्यू ले रहे हैं, एचटीएमएल का व्यू यानी आउटपुट ले रहे होते हैं, तब हम एनजी बाइंड को यूज करते हैं। एनजी बाइंड को हमेशा एनजी मॉडल के साथ ही यूज किया जाता है। इनके प्रैक्टिकल करके भी हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, इन प्रोग्रामों को समझेंगे और चला के देखेंगे। यहाँ पे मैंने एनजीएफ का यूज करके देखा है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये पूरी फाइल बना दी, एसआरसी से मैंने एंगुलर जेएस को लिंक करवा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, पैराग्राफ मैंने एलिमेंट लिया है और एनजीएफ को यूज किया है यहाँ पे। अभी अंतर क्या है इसको मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहीं से और डायरेक्ट अपने फाइल में पेस्ट करते हैं, फिर हम ये प्रोग्राम चला के दिखाते हैं। एंगुलर जेएस को यूज करने के लिए हम हेड टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट के अंदर एसआरसी में ये एड्रेस जोड़ देते हैं। इससे हमारी फाइल में एंगुलर जेएस लिंक हो जाता है, स्क्रिप्ट में बंद कर देते हैं। अब आते हैं बॉडी पे। तो बॉडी पे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट लिया और इसके अंदर हम 5+10 करवाते हैं। तो देखिए जैसे हमने 5+10 लिखा तो यहाँ पे 5+10 प्रिंट हो गया। इसका इसने सम नहीं किया। क्यों सम नहीं किया? क्योंकि HTML जो हमारा कंटेंट है वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करवा देता है। जो भी आप एलिमेंट के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अब इसी को अगर हमें सम करना है तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए जो पहली हमारी डायरेक्टिव थी वो एनजी हाइफन ऐप लिखेंगे और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू के बाद डबल कोट लगा के इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। इसमें जब हम पैरामीटर पास करेंगे, आगे देखेंगे तब हम पास करेंगे, लेकिन इसने लिखने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों चेंजेस नहीं हुआ है? क्योंकि इसके लिए आपको इनको डबल कर्ली ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। ये इसके ब्लॉक बनते हैं। अब देखिए इसने पैराग्राफ के अंदर ही सम कर दिया, 5+10 का सम कर दिया।
अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था, और ngf नहीं लगाएंगे तब भी कुछ नहीं करेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ ngf जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। ng डायरेक्टिव का पहला जो हमारा डायरेक्टिव है वो है ngf। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम और बनाया है कि अगर ngf हमें इसी तरीके से लगाना है तो मल्टीपल लाइंस पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ngf को बॉडी में ही यूज कर लेंगे। अब जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको कट कर लिया मैंने, और इसी की मैं मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए किसी का भी टोटल हुआ नहीं हुआ। तो अगर आपको इस तरीके से मल्टीपल कैलकुलेशन करनी है तो इससे अच्छा होता है कि हम ngf को बॉडी के अंदर ही लगा देंगे। तो ये देखिए इसने सब पे पूरी पेज पे, जब भी आप पूरे पेज में कैलकुलेशन करोगे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर, तब तो वो कैलकुलेशन कर लेगा, यदि हमने इसको बॉडी में ही लगा दिया तो। इसी तरीके से हम div टैग के अंदर भी ngf लगा सकते हैं। देखते हैं, यहाँ से फिर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक div ले लेता हूँ। मैंने एक div लिया और div के अंदर मैं यहाँ पे ये 3 उठा के कर देता हूँ, अंदर रख देता हूँ। तो देखिए अभी कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इस div के अंदर ngf लिखूंगा तो इसने कर दिया। अब हमेशा एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है, ngf को हमेशा ओपनिंग टैग में लिखा जाता है। जितने भी डायरेक्टिव्स हैं एंगुलर जेएस के, वो सभी के सभी ओपनिंग टैग में ही लिखे जाते हैं, क्लोजिंग में नहीं लिखे जाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देख लेते हैं ng मॉडल और ng बाइंड का यूज कैसे किया जाता है। ng मॉडल के बारे में हम बता चुके हैं। इसके इनपुट और सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया के लिए हम इसका यूज करते हैं। जब भी हम इनपुट यूज करेंगे या सिलेक्ट वाला एलिमेंट यूज करेंगे या टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, तब हम ng मॉडल और ng बाइंड को यूज करने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक div ले लिया है, उसके अंदर ngf डाल दिया है, और एक यहाँ पे पैराग्राफ लिया है नेम, उसमें इनपुट करवा रहा है टेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे ng मॉडल ले लिया, ng मॉडल में मैंने नेम डाल दी, एक हमारा वेरिएबल टाइप ही मान लीजिए, यहाँ पे नेम डाल दिया। जब भी इनपुट टेक्स्ट होगा वो नाम में स्टोर होगा। अब यहाँ पे दूसरी लाइन पे मैंने हेलो ले लिया, हेलो प्रिंट करवा रहा है, हेलो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा h1 में। उसके बाद यहाँ पे नेम, ये जो नेम है वो यहाँ पे ngf के माध्यम से, यहाँ जो ngf लगा है उसकी वजह से ये यहाँ प्रिंट हो जाएगा नेम, ये वाली वैल्यू उठ के, क्योंकि ngf यहाँ div में लगा हुआ है। फिर h1 बंद हो जाएगा। इसको हम चला के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया है और मैंने यहाँ पे एक div ले लिया है, और div में यहाँ पे मैं ng-f यूज करता हूँ। एक पैराग्राफ एलिमेंट लेता हूँ, पैराग्राफ में मैं नेम, तो देखिए नेम हमारा आ गया क्योंकि हमने पैराग्राफ में लिख दिया। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट लेता हूँ, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट करवाना है, आ गया है। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा ng मॉडल मैंने यूज किया, इज इक्वल टू, अब ये इसकी जो वैल्यू आएगी इनपुट टेक्स्ट की, इसको मैं नेम में स्टोर करवा दूं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ng मॉडल में जो वैल्यू नेम की स्टोर होगी वो यहाँ नेम में शो करेगी यहाँ पे। अब इसके बाद इसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने एक h1 लिया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैंने हेलो, और इस नेम को जो यहाँ पे इनपुट हो वो यहाँ प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे नेम को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक, अब देखिए क्या होगा इससे, जैसे मैं यहाँ कुछ भी नाम लिखूंगा वो हमारे इस हेलो के आगे प्रिंट हो रहा है, हेलो के आगे प्रिंट हो रहा है ना, दिख रहा है आपको, क्लियर ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ng मॉडल से वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो इस नेम के माध्यम से यहाँ पे आके प्रिंट हो रही है हेलो के बाद। अब आप यहाँ कहेंगे कि ng मॉडल के साथ आपने ng बाइंड यूज क्यों नहीं किया है, तो हम उसको भी यूज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, और ng बाइंड यूज करूंगा, तो ng बाइंड लिखता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे नेम की वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। अब देखो क्या हुआ, इसने हेलो को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जब भी आप यूज करते हैं तो वो आपके HTML कंटेंट को हटा देती है। ये पहले चल जाएगा और जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट जो HTML का एलिमेंट था वो हेलो प्रिंट नहीं होगा। अब जो हम यहाँ लिखेंगे वो सीधा सीधा प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप हेलो प्रिंट करवाना चाहते थे तो इस ng इवेंट को यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर हम एक एलिमेंट और यूज करते हैं, स्पान एलिमेंट यूज करेंगे, और स्पान एलिमेंट के साथ हम ng इवेंट को यूज कर लेंगे। देखिए अब इसने क्या किया कि हेलो भी आ गया, और नेम हम यहाँ पे लिखेंगे तो नेम भी यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम ng इवेंट के साथ ng मॉडल और ng इवेंट दोनों को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जावास्क्रिप्ट के तीनों डायरेक्टिव्स देख लिए हैं। हमने ngf, ng मॉडल और ng इवेंट को देख लिया। अब हम देख लेते हैं एंगुलर जेएस में और डायरेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे मैंने ng int का यूज किया है, init का यूज किया है ng के साथ। As you have already seen, AngularJS directive are HTML attribute with an ng prefix। सारे डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो ng prefix के साथ यूज करे जाते हैं। एक डायरेक्टिव और है जिसे हम ng init बोलते हैं, डायरेक्टिव इनिशियलाइज AngularJS एप्लीकेशन एज वेरिएबल। जब हमें इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तब हम ng init का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ngf के बाद ng init यूज किया है और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया फर्स्ट नेम।
फर्स्ट नेम ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू जैसे ऑब्जेक्ट में डालते थे वैसे इसमें भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको ng event को यूज करके फर्स्ट नेम को यहाँ पे प्रिंट करवा। चलिए इसको भी यूज करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिव ले लिया और डिव के अंदर मैंने लिखा ng app, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे ng in it। ng in it यूज करने से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे रवि लिखा। इस तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल इस तरीके से सेमीकोलन लगा के हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। ओके, अब इसको अगर प्रिंट करवाना है तो मैंने पैराग्राफ एलिमेंट लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया द नेम इज, फिर मैंने यहाँ पे स्पान टैग यूज किया और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें पता है कि हम ng event यूज करते हैं, ng event इज इक्वल टू। तो अब ये फर्स्ट नेम रवि काय में स्टोर है, फर्स्ट नेम में, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टोर करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिस नेम इज आ गया, दिस नेम इज रबी। यहाँ पे आप जो भी चीज रखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। मैंने यहाँ पे अमित लिखा, इसने अमित ले लिया। क्लियर? तो हम इस तरीके से ng init का यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं AngularJS एप्लीकेशंस के में और क्या क्या चीजें होती हैं, मॉड्यूल्स और कंट्रोलर यूज करे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इनपुट करवाया, दो चीजें इनपुट करवाई है, एक फर्स्ट नेम इनपुट करवाया है और लास्ट नेम इनपुट करवाया है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे हमने फुल नेम में स्टोर करवा दिया। यहाँ पे फर्स्ट नेम इनपुट हुआ, फर्स्ट नेम में मैंने मॉड्यूल यूज किया है तो लास्ट नेम ng मॉड्यूल ये मॉड्यूल में स्टोर हो गया। और यहाँ फुल नेम एक वेरिएबल लिया तो इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को ऐड करवा दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेर का एक वेरिएबल बनाया है, ऐप नाम से वेर बनाया है। मैंने यहाँ पे एक वेर का ऐप बना दिया है, ऐप नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें मॉड्यूल यूज किया है माई ऐप नाम से। ये माई ऐप मैंने इधर बना दिया था, वो यहाँ पे ऐप कंट्रोलर के माध्यम से, यहाँ माई कंट्रोल इसका कीवर्ड होता है, फंक्शन से स्कोप में ये वैल्यू को स्टोर करेगा और इन दोनों को स्कोप में डाल के यहाँ पे दोनों चीजों को प्रिंट कर देगा, जो भी यहाँ पे नाम स्टोर होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क मान लीजिए कि इसको आपको स्टोर करना है, तो चला के देखिएगा, कोई एरर आता है तो हमें बताइएगा। तो दोस्तों AngularJS में सिर्फ इतना ही था, क्योंकि AngularJS से रिलेटेड क्वेश्चन ओ लेवल में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं और अगर पूछे जाते हैं तो उसके लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो AngularJS थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सिलेबस में भी उतना नहीं है जितना मैंने बता दिया। इसमें आपके लिए थोड़ा बहुत समझने लायक हो जाएगा, और क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। अब समझ लेते हैं AngularJS एक्सप्रेशन वर्सेस जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में अंतर क्या है। Like JavaScript expression, AngularJS expression can contain literals, operator और variable। JavaScript की तरह ही AngularJS भी literal, operator और variable को भी contain करता है, ये भी use करता है। जैसे JavaScript में use होता है वैसे AngularJS में भी use करे जाते हैं। Unlike JavaScript expression, AngularJS expression can be written inside HTML। जैसे AngularJS में ये एक्सप्रेशन HTML के इनसाइड में नहीं लिखे जा सकते हैं इन केस में, कभी कभी में, जबकि जावास्क्रिप्ट में आप अंदर लिख सकते थे स्क्रिप्ट टैग का यूज करके। AngularJS एक्सप्रेशन डू नॉट सपोर्ट कंडीशनल लूप्स और एक्सपेक्शन व्हाइल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन डू। AngularJS में कंडीशनल और लूप और एक्सेप्शन यूज नहीं करे जा सकते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट में करे जाते हैं। AngularJS एक्सप्रेशन सपोर्ट फिल्टर व्हाइल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन डू नॉट। जावास्क्रिप्ट में फिल्टर सपोर्ट नहीं होते जबकि AngularJS में फिल्टर सपोर्ट करते हैं। तो ये थे हमारे दोनों के एक्सप्रेशन वर्सेस क्या क्या दोनों में अंतर है, क्या क्या दोनों में यूज होता है, क्या क्या यूज नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल AngularJS के बारे में सारा ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ हेल्प जरूर मिलेगी इससे एग्जाम के लिए। इसमें नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।